हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फैक्ट फाइंडिंग टीम जो कि हुकूमत ने कायम की थी, दो सीनियर सिक्योरिटी एहलकारों पर मबनी उसकी रिपोर्ट जारी हो गई है। वो रिपोर्ट 500 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस रिपोर्ट में क्या सनसनीखेज़ इंकशाफात किए गए हैं, ये सारी बात हमें बताएंगे, अहम नुकात बताएंगे और वो बातें बताएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी डिस्कस नहीं हो रही। उमर चीमा, तो उमर चीमा साहब, सबसे पहले तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच की समाअत हुई। उसमें जो अहम बात ये हुई कि अरशद शरीफ साहिब की जो वालदा हैं रिफत साहिबा, वो पेश हुई और उन्होंने बंद लिफाफे में चीफ जस्टिस को एक एनवेलप दिया, एक लेटर दिया और कहा कि जी मैं ये कहना चाहती हूँ। तो चीफ जस्टिस ने वो लिफाफा खोला और उसमें पढ़ा। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तो बड़े लोगों के इल्ज़ामात लोगों पर लगा दिए हैं और वो जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं तो पुलिस, चूँकि आई विटनेस नहीं है, तो पुलिस इनका बयान स्टेटमेंट ले, बयान रिकॉर्ड करे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ जो प्रोसीड है वो करे। और फिर बाद में जो रिपोर्ट आई है वो भी आपने देख ली है। और जो नामों की तफसीलात है वो हम एंड पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं कि उमर साहब ये बताइए कि आपने रिपोर्ट पढ़ी है पूरी, तो क्या क्या चीदा चीदा पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आए कि 23 अक्टूबर को कीनिया में अरशद शरीफ जो कत्ल हुए, तो उसमें क्या क्या अहम बातें हैं जो नई हैं आपके लिए और हमारे नाजरीन के लिए भी। एजाज़, उसमें जो मुझे 3 चीज़ें ज़्यादा अहम लगीं। एक तो ये था कि जो हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स गए थे उनकी जो वेन्यू है, जो जाए वकू है, उसके हवाले से जो उन्होंने सवालात उठाए हैं। ठीक है, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स थे दो, एक डिप्टी डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो उमर शाहिद और दूसरे एफआईए के डायरेक्टर डॉक्टर अतर वहीद। हाँ, तो डॉक्टर अतर वहीद इज़ इन द लीड और उमर शाहिद उनको उनके साथ थे। तो ये वो तफ्तीशी अफसरान थे, फैक्ट फाइंडिंग की टीम थी। तो क्या सवालात उमर चीमा जाए वकुआ के वाले से उन्होंने किए? अच्छा, एक तो ये है कि एक सवाल जो मेरे लिए बड़ा अहम था और इस पर लोग बहुत ज़्यादा बात भी कर रहे थे कि अरशद को गोली पीछे से लगी है। ठीक, तो वो किसने वो गोली मारी है पीछे से। अब ये है कि जो खुरम है, वकार और खुरम जो दो भाई हैं जो कि मेज़बान थे अरशद के, खुरम जो है वो गाड़ी चला रहा था। तो खुरम का ये कहना है कि भाई मैं जब उधर से गुजरा हूँ तो उधर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे, तो मैं समझा कि आगे शायद कोई डाकू हैं, कोई और वारदाती लोग हैं, तो मैंने नर्वस होकर मैंने गाड़ी उधर से भगा दी है। ठीक है। और पुलिस जो है वो कहते हैं कि हमने जो है वो रुकावट इस तरह से एक जिग-जैग करके बनाई हुई थी ताकि जो भी गाड़ी आए वो इधर रुके, हम उसको चेक कर सकें। गो कि वो उनका जो इंतज़ाम है उस पर भी हमारे जो एक तफ्तीशकार हैं उन्होंने सवालात तो उठाए हैं। लेकिन पहले मैं बात करूंगा जो गोली लगी है। अच्छा, जो उन्होंने साथ कोई पिक्चर्स भी शेयर की हुई हैं गाड़ी की, और वो बताया है, निशानदेही की है कि किस किस जगह से गोली लगी है। तो अरशद को जो गोली लगी है वो बैक से लगी है। ठीक, ठीक है। और वो उसमें से जो बैक स्क्रीन है उधर से 2 गोली और कोई निशान भी हैं कि इधर से गोलियां चली हैं अंदर। लेकिन जो अहम सवाल है वो ये है कि अरशद को गोली तो लग गई, ठीक है, लेकिन जिस उनको इनका हमारे जो इन्वेस्टिगेटर हैं उनका ये कहना है कि जिस अंदाज में जिस डायरेक्शन से गोली लगी है उस गोली को सीट में से गुजर कर जाना चाहिए था। ठीक है, जो कि नहीं गुजरी, जिससे इनके ये भी शुबा होता है कि ये कहीं पहले तो नहीं गोली मारी गई, ठीक, या ये है कि कोई अंदर एंटर होकर किसी ने गोली मारी है, ये क्या हुआ है। दूसरा उसमें सवाल ये था कि जिस डायरेक्शन से गोली लगी है या जिधर से उनको जख्म हुआ है उसमें जब खून निकलता है उधर से, तो वो राइट साइड है। ठीक है। अच्छा, राइट साइड से जब खून निकलेगा तो उसका वो जो स्प्लैशेस हैं वो आगे जो दूसरा साथ ड्राइविंग सीट पर बंदा बैठा है या उसकी जो सीट है उस पर भी लगने चाहिए थे, वो भी नहीं हुआ। ठीक है। तो ये सवाल है। तीसरा जो है उन्होंने सवाल उठाया वो ये है कि जब इसको उन्होंने गोली मारी है, इसको पीछे से भी मारी है जो लगी हैं जाके, और लेफ्ट साइड पे भी उन्होंने किया है। जो राइट साइड से गोली लगी है यानी कि ड्राइविंग साइड से, ड्राइविंग सीट वाली साइड से, वो उन्होंने जो पिछली सीट हो सकती है ना उधर को गोलियां मारी हैं, या आगे उन्होंने टायर में फायर किए हैं,
जो ड्राइवर है वो अनहर्ट है टोटली। तो इस वाले से उनके ज़हन में सवाल थे। अब ये है कि जो पुलिस है उधर मौजूद है, उन्होंने जिस जगह पे नाका लगाया हुआ था, हमारे जो इन्वेस्टिगेटर हैं उनके मुताबिक वो जगह भी मुनासिब नहीं थी जिस मकसद के लिए नाका लगाया था। ठीक। क्योंकि अगर उन्होंने वाकई वो किसी गाड़ी की तलाश में था कि कोई गाड़ी चोरी हो गई थी उसकी तलाश में थे, तो वो रोड उससे कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, उधर से गाड़ी गुजरनी थी। ठीक है। और एक और चीज़ जो है वो ये है कि ये वाला जो यूनिट है, स्पेशल यूनिट जो उधर मौजूद था, ये पहली दफ़ा हुआ है ऐसा कि इन्होंने कोई नाका लगाया हुआ था किसी जगह पे। यानी इससे पहले इन्होंने कभी नाके नहीं लगाया। ठीक। अब यह है कि उनकी तमाम लोगों से तो बात नहीं हो पाई। ठीक। मसलन ये है कि उन्होंने एक जो और जो गोली मारने वाले थे उनमें से एक बंदा है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है जी कि वो जख्मी हो गया था। किसकी गोली से? ड्राइवर की गोली से। ठीक। हमारे जो इन्वेस्टिगेटर हैं इनका एक तो मौक़िफ़ ये है कि जिस तरीके से गोली लगी है ना, ये कह रहे हैं, ड्राइवर कह रहा है कि मैंने गाड़ी भगाई है। ठीक है। और ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने गाड़ी भगाई है, लेकिन जिस डायरेक्शन से गोलियां लगी हैं वो इस तरह लगता है कि जैसे गाड़ी को रोक के गोलियां मारी गई हैं। ठीक। ठीक है। अब जो गोलियां मारने वाले मारने वाले थे, उनमें से एक बंदा जो है वो कहता है जी कि उसके बारे में उनका मौक़िफ़ है कीनियन पुलिस का कि उसको पहले गोली लगी, जवाबी गोली, और वो ज़ख्मी हो गया। इस चीज़ को वो मानने को तैयार नहीं है कि कोई जवाबी गोली लगी है, और ना ही जो वो लड़का है वकार का जो भाई है खुरम, वो उसके पास को असला भी नहीं था उस टाइम। ठीक है। अब इन्होंने एक साथ उधर हंदक भी बनाई हुई थी, उधर भी इनके 2 बंदे मौजूद थे। ठीक। ठीक है। तो जो बंदा जिसको गोलियां लगी हैं और उसके बाद भी वो फायर करता रहा, उस तक इनको अभी तक इंटरव्यू की एक्सेस दी ही नहीं गई। ठीक। वो कहते हैं, कभी कहते हैं हॉस्पिटल में है, कभी कहते हैं कि शायद पता नहीं घर चला गया है। तो इस लिहाज से तो उनके काफ़ी सवालात हैं जिनके जवाब नहीं आए। ठीक है। अब ये है कि जो दूसरी चीज़ जो मुझे एक इम्पॉर्टेंट लगी वो ये है कि जो उन्होंने इधर से बयानात रिकॉर्ड कराए हैं, ठीक। अरशद के जो वो करीबी दोस्त थे ARY के, या उनकी फैमिली से उनकी जो मिसेज हैं दोनों, उनके बयानात, या उनकी वालदा का बयान जो है, और जो बाकी उनके वकील का बयान। अच्छा, उसमें उन्होंने पूछा कि उनको कोई थ्रेट वगैरह या उन्होंने कभी जिक्र किया हो, तो जो उससे तासर मिलता है, एक तो यह है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया उसमें। यानी कि एक तो आप लेटर की अभी बात कर रहे हैं ना जो उन्होंने जमा कराया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने उस टाइम ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है इसको जो बयान दिए उनकी वालदा ने या उनकी वाइफ ने, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे से उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन यह है कि एक तो ये थ्रेट थी कि FIRs हो रही थी, तो उसमें जो एक अरशद है उसको इस चीज़ का भी शक था कि जो है ना मुझे ह्यूमिलेट किया जाएगा, हो सकता है मुझे अगवा कर लिया जाए। मेरा ख्याल है कि शायद उनके ज़हन में वो एंगल भी होगा, चूँकि पहले शहबाज गिल का जो वाक़या है वो भी कोई एक दिन वो भी गिरफ़्तार हो चुके थे। ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने इनसे जिक्र नहीं किया कि क्या मामला है। और फिर इसके अलावा इन्होंने जो उधर सलमान इकबाल से और जो उनके को आगे 1-2 लोग थे उनसे भी इंटरव्यू किया कि जिसमें वो पूछ रहे थे कि आप जो है ये वकार और खुरम को कैसे जानते हैं। तो उससे ये पता चला कि वकार और खुरम का सलमान इकबाल के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं था। वो वसी शाह था मेरे ख्याल में, बीच वसी था, यानी शाह नहीं था कोई, वो तो शायर है ना। हाँ ये जी। कोई और वसी है। वसी। हाँ, तो वो जो है इनका आगे कोई एक एम्प्लॉई है, तो उसने कोई इंतज़ाम किया था, और वो कहता है जी कि वकार मेरा को 25 साल पुराना या मेरा स्कूल के ज़माने का दोस्त है। ठीक। और मैंने रब्ता किया वकार से, उन्होंने पूछा कि आप अरशद को पहले जानते थे? उन्होंने कहा जी कि मैं अरशद को पहले नहीं जानता था, मेरी को पहले शायद कोई 10 साल पहले कभी एक दफ़ा मुलाकात हुई होगी, लेकिन जब मुझे वसी ने बताया है कि एक बंदा आ रहा है, तो मेरी इस अरशद के साथ कोई टेक्स्ट मैसेजेस भी होते रहे हैं, लेकिन तब तक मुझे पता नहीं चला कि ये अरशद शरीफ एंकर है जब तक हमारे पास उनका पासपोर्ट नहीं आया। तो मुझे पता चला कि ये वो वाला आदमी है। ठीक। ठीक है। अब यह है कि इसके अलावा जो उन्होंने जो लोग हैं जो ये वकार हैं और उनके भाई हैं उनको इंटरव्यूज़ किए, उनसे पूछा कि आप अरशद का उधर आपका कैसा तल्लुक़ था। उन्होंने कहा जी कि अरशद जो है वो ज़्यादा एक सोशल पर्सनैलिटी नहीं है, तो वो ज़्यादातर अपने कमरे में रहता था। तो एक दफ़ा शायद वो गया है किसी को मिलने, और इनका ये ख्याल है जी कि उससे को पैसे लेने गया, और उसको उसने बताया वकार ने जी कि वो इसके को भाई का फादर है, बाप है, जो कि उधर कीनिया में होता है, यानी अरशद के
दोस्त का, सॉरी अरशद के दोस्त का बाप जो कि कीनिया में होता है, तो उससे को पैसे लेने गया था एक दफ़ा। मज़ीद उन्होंने पूछा कि वो कौन था, किधर था, इसके बारे में उन्होंने कहा जी कि हमारे नॉलेज में नहीं है। ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि हम जो है, हमें वो वसी ने कहा था कि आप जो है यानी कोई इसके बारे में पैसे कोई उधर के अखराजात, तो हमने कहा कि नहीं, हम लुक आफ्टर करेंगे, तो लिहाजा इधर जो आप आए हैं तो वो हमारी ज़िम्मेदारी थी। और बाज़ औक़ात ये है कि हम उनसे मिलते थे, और इसके अलावा वो ज़्यादातर अपने काम में अपने कमरे में ही मसरूफ़ रहते थे, हमारा उनके साथ इतना रब्ता नहीं होता था। और ये है कि जब उनको उधर लेकर गए हैं, उस दिन उनकी एक ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, जो उधर वो फायरिंग प्रैक्टिस कराते हैं, तो उधर अमेरिकन ट्रेनर भी थे और जो ट्रेनीज़ भी थे, कोई वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, कोई उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कोई 14-15 लोग मेरे ख्याल को ट्रेन किए थे। तो उधर ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई और उसने कहा जी, वकार ने, कि मैं किसी और तरफ चला गया और इसको, अपने भाई को, खुरम को, मैंने कहा कि आप उधर ले आएँ। तो उनको पूछा गया कि भई आपने उधर गाड़ी क्यों नहीं रोकी, तो उन्होंने यही बताया जी कि हम जो है वो खौफ में के आलम में थे, और फिर ये है कि जब मैंने गाड़ी उधर से भगा दी और फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, वकार को, कि ये मसला हो गया कि लगता है कि ज़ख्मी है। अब ये देखें कि वो उनके साथ बैठा हुआ है, और उसका वो ब्लीडिंग भी हो रही है, और पता नहीं उसने कोई बात ही नहीं की, या शायद उसको लगा हो कि वो बेहोश है, कि वो बात नहीं कर रहा, जो कि उधर फार्म हाउस पे, जब वो वकार के फार्म हाउस पे पहुंचा, जिधर वकार पहले मौजूद नहीं था, तो उधर। अब यह है कि इन दोनों भाइयों के बारे में जो है उनके काफ़ी एक तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और इनकी उन्होंने प्रोफाइलिंग भी की है। तो उसमें वो ये कहते हैं जी कि जो वकार है, वकार एक जो है ना काफ़ी श्रूड आदमी है, और उसके जो कीनियन पुलिस के साथ भी अच्छे मुरासिम हैं, उसके जो कीनियन इंटेलिजेंस है उसके साथ भी बहुत अच्छे मुरासिम हैं, और उसके जो हमारे इधर एक सेक्टर कमांडर हैं ISI के, ब्रिगेडियर फ़हीम का उन्होंने नाम नहीं लिया हुआ, लेकिन वो इस्लामाबाद का जिक्र कर रहे हैं, तो इधर के वही सेक्टर कमांडर हैं, तो उनके साथ भी वो राब्ते में थे। वो कहते हैं जी कि इनिशियली जो हमने 1-2 दफ़ा उनसे रब्ता किया उधर, तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करते रहे हैं, लेकिन जो हम दोबारा सवाल लेकर उनके पास गए हैं, तो वो कोई एक हिचकिचाहट का मुजाहरा करना शुरू हो गए। और उसमें जो 1-2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं, एक तो ये था कि जो अरशद के लैपटॉप्स वगैरह थे, कोई फ़ोन थे, उन्होंने कोई 2 जो हैं वो उधर कीनियन पुलिस को दे दिए। ये हमारा सफारतखाना जो है वो लेने गया, तो इन्होंने इनकी बजाय उनको उनके हवाले किए। बाकी जो हैं ये उधर से कोई कलेक्ट करने में कामयाब हो गया सफारतखाना। दूसरी चीज़ जो है वो कहते हैं कि जिस दिन ये उस अपार्टमेंट से जिधर के अरशद रह रहे थे, जो कि इन्हीं का भाइयों का था, तो उस दिन खुरम उधर से लेकर गया, तो हमने कहा जी कि आप हमें इसकी CCTV फुटेज दें, तो उन्होंने CCTV फुटेज देने से इनकार कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि मैं प्रोवाइड करूंगा, फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा, और फिर एक स्टेज पे ये भी कहा कि मैं जो वो सेक्टर कमांडर है मैं उनसे पूछ लूँ। अच्छा उमर चीमा साहब, मैं इस बात को ज़रा ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे, पेंट हाउस में गालिबन, वो था खुरम और वकार की मलकियत। ठीक है। अब यहाँ पर अरशद शरीफ रहते थे। पुलिस, हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, वो उन्होंने कहा कि जिस दिन 23 अक्टूबर को अरशद वहाँ से गया है, तो हमें उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दे। वीडियो रिकॉर्डिंग। अब खुरम और वकार कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, और अगर देंगे तो हम पहले सेक्टर कमांडर से बात करेंगे। अच्छा, और उस घर के अंदर कुछ चीज़ें भी मिली, कुछ ख्वातीन के वाले से कोई चीज़, को खातून के वाले से कोई चीज़ मिली थी? देखिए, उसमें यह है कि उन्होंने कहा जी कि जब ये गए हैं उनके घर में फैक्ट फाइंडिंग कमीशन वाले, एक तो ये है कि वो CCTV फुटेज नहीं दे रहे थे, दूसरा उन्होंने कहा जी कि जो वॉशरूम था उस अपार्टमेंट का, उसमें किसी खातून के कपड़े पड़े हुए थे। अच्छा, लटके हुए थे। ठीक। तो उनको पूछा गया कि ये किसके कपड़े हैं, तो जो वकार है उसने कहा कि मेरी वाइफ के हैं। ठीक है। तो इस पे इन्वेस्टिगेटर्स ने पूछे कि उनका इस अपार्टमेंट के साथ क्या ताल्लुक था, वो इधर क्या कर रही थी। ठीक है। इसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक। अब यह है कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट का अगर मैं दूं, तो ये भी हो सकता है कि ये इस वाक़े के बाद उन्होंने कहीं अपार्टमेंट इस्तेमाल करना ना शुरू कर दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो वो ये बताना ना चाह रहे हो कि हमने ये इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो वो एक तरह का एक क्राइम सीन से रिलेटेड है ना चीज़, जो कि उसको करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि उन्होंने जो बातें की हैं, और साथ वो ये भी कहते हैं कि
ये जो दोनों भाई हैं ना, इसमें वकार जो है ना वो ज़्यादा एक यानी कि ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है, कि जो एक डिसीजन मेकर है, क्या बात करनी है वो करता है। जो छोटा भाई है वो ज़्यादा ज़रा वो नर्वस भी हो जाता था गुफ्तगू के दौरान। और अगर हम इन दोनों का देखें तो इनके ऊपर एक खातून है मोरीन, ठीक जो है, कि वकार की दूसरी वाइफ हैं, जिसके कपड़े मिले थे उधर से जो ठीक, अपार्टमेंट से। ठीक, वो कहते हैं कि वो बड़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, वो एक ट्राइबल एल्डर है, उसकी बेटी भी है, और वो इटालियन नेशनल भी है, यानी कि कीनिया की भी है और इटली की भी नेशनल है। और जो उसकी वो शूटर भी बड़ी अच्छी है, यानी कि कोई बड़ी वर्ल्ड क्लास किस्म की। अच्छा, और बल्कि जो उन्होंने वो एक शूटिंग रेंज बनाई हुई है, वो भी इनिशियली उसका आइडिया था कि हमें इसको जो है ना, इसको कंसीव प्लान को उसने किया कि हमें ये करना चाहिए और आगे। और फिर वो कहते हैं कि जब भी वकार को हमने इंटरव्यू किया ना, वो साथ ही बैठी होती थी। अच्छा, हाँ, वो डोमिनेटिंग हाँ, वो पर्सनालिटी। डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी, वो तय कर रही होती थी कि क्या बात करनी है, वकार ने क्या जवाब देना है। और बाज़ औक़ात वो ये कहती कि आप इसको जो है इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब लास्ट टाइम इन्होंने कॉल किया है वकार को कि हम आपसे मज़ीद कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मैं इस टाइम आ गया हूँ कैनेडियन हाई कमीशन में, यानी वो कनाडा के भी सिटीज़न है ना, पाकिस्तानी भी है और कनाडा का भी सिटीज़न है। तो उसने कहा जी कि मेरी जो है ना, मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए इधर आया हूँ कि मेरी जान को ख़तरा हो सकता है। कि वो जान से ख़तरा किन से हो सकता है? फैक्ट फाइंडिंग कमीशन वालों से, जो कि उधर गए हुए थे कि जो इनसे कि गिरफ्तार हाँ, नहीं कर हाँ, सकते थे हाँ। टेक्निकली। तो उन्होंने कहा जी कि उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी सवाल हो मेरे वकील के ज़रिए हो। अच्छा चीमा साहब, इसमें ना मैं ऐड करता जाऊं, इसमें ना मेरे ख्याल में एक, आपको पता है थाना रमना में, हम इस पर बात कर चुके हैं, थाना रमना इस्लामाबाद में एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और उसमें भी इन 2 लोगों का नाम मौजूद है जिनके पास वो थे। अब इस सारे केस में जो वकार साहब की अहलियाँ हैं और उनका डोमिनेटिंग फिगर होना और वो शूटर होना, ये एक नई ट्विस्ट है इस सारे मामले में। और फिर अभी ये हमें पता नहीं है कि वो अपार्टमेंट वो इस्तेमाल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और वहाँ पर उनके कपड़े क्यों थे। अगर वो इस्तेमाल कर रहे थे तो वही है, ये बात क्लियर नहीं है। तो इस सारे खेल में मेरे ख्याल में जो एक नई चीज़ ट्विस्ट आ रही है वो ये खातून की मौजूदगी है, जो कि एक डोमिनेटिंग फिगर है। मैं इसमें एक और आपसे सवाल करूंगा, मुझे ये बताएं कि दुबई के वाले से कोई बात हुई या अभी आप केनिया के वाले से कोई बात करना चाह रहे हैं तो वो नहीं, बताएं। दुबई के हवाले से बात हुई और उसमें उन्होंने कहा जी कि वो जो एक कोई अबू सालम है या कोई इस तरह का नाम का आदमी है, कि जो इन्होंने सलमान इकबाल ने स्टेटमेंट दी कि वो उनके पास गया था उस होटल में, तो उनको उन्होंने कहा कि आप जो है इधर से चले जाएं, और साथ ये भी कहा कि बेहतर ये है कि आप किसी ताकतवर मुल्क में जाएं। हम तो जो पाकिस्तानी एजेंसीज हैं उनके कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते, लेकिन अगर और किसी मुल्क में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। ठीक है। अब यह है कि उन्होंने उससे रब्ता करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी कि उधर का कोई CID ऑफिसर है, जो उधर की खुफिया पुलिस है, उसका कोई बंदा था, जो उन्होंने नंबर दिया है उस पर उनसे इनका कोई रब्ता नहीं हो सका। दूसरा ये था कि जो वीज़ा सेक्शन था पाकिस्तान का, उसमें एक कोई हैं डायरेक्टर हैं, कोई सती साहब, ठीक है, अरसलान सत्ती। अरसलान सती। ठीक, तो उनसे ये रब्ते की कोशिश करते रहे हैं। बाकी लोगों से तो उनका, ये हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का रब्ता हो गया, तो वो पहले मिल ही नहीं रहे थे। ठीक, और जो कौंसल जनरल हैं उन्होंने भी उनको कहा कि भाई आप इनसे रब्ता करें, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर फाइनली इधर आगे उन्होंने कोई नोटिस भेजा है, तो वो पेश हुए हैं। अच्छा, वकार सती की उन्होंने बैकग्राउंड ये बयान किया है कि वकार सती जो हैं वो इधर से कोटली अरसलान सतियाँ सत्ती। के हैं, अरसलान सती सॉरी, ठीक है, तो कोटली सतियाँ के हैं। और वो उनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो ISI है। अच्छा, हाँ, वो एज असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती हुए थे, फिर जो है मेरे ख्याल है ये को अंडर कवर पोस्ट थी जिस पर थे वो। ठीक, उनसे भी यार ये पूछना चाह रहे थे कि आपके नॉलेज में था या कभी वीज़े के हवाले से कोई इशू आया या कभी अरशद ने रब्ता किया। उसने कहा जी कि हमें, या ये ओवरऑल वैसे जितने भी दुबई कौंसलेट के, पाकिस्तानी कौंसलेट के जो लोग थे समेत कौंसल जनरल, उन्होंने कहा जी कि हमें नहीं पता था कि वो इधर रहता है, जब तक कि ये वाक़या नहीं हुआ और हमें पता चला है जी कि वो पहले दुबई में आया था और दुबई से आगे कीनिया में गया था। तो इसको पूछा कि भाई आप इतने रिलक्टेंट क्यों थे, आपको इतनी दफ़ा हमने नोटिस भी दिया, आपको कौंसल जनरल ने कहा। उसने कहा जी कि मैं बीमार था, तो कौंसल जनरल के नॉलेज में था कि मैं बीमार हूँ, आपको उनको बताना चाहिए था।
तो दूसरा उसने बात ये की, उसने कहा जी कि जब ये अरशद, जिन दिनों की आप बात कर रहे हैं कि अरशद इधर दुबई में था, मैं उन दिनों में टर्की में था, मैं अपनी फैमिली के साथ की उधर हॉलीडेज़ पे गया हुआ था, और उसकी उसने एविडेंस भी दी कि उनकी जो एक ट्रैवल जो टिकट्स वगैरह हैं कि वो जब गए थे और आए थे वापस, कोई मेरे ख्याल है कोई 8 अगस्त को गया था ये, तो अरशद तो मेरा 10 अगस्त को इधर से फ्लाई किया, तो उसने कहा कि मैं 20 को वापस आया हूँ। ठीक। तो एक तो ये चीज़ थी। बाकी जो है वो सलमान इकबाल से बात की या उनका जो आगे बंदा है उसको पूछा, उसने कहा जी कि सलमान इकबाल ने कहा कि मैं वकार को ज़ाती तौर पे नहीं जानता, इन्होंने जो है मेरा जो बंदा है आगे उसने इनके वो इसको जानता था, तो उसी ने कोई इनका अरशद का उधर कोई अरेंजमेंट किया था। इधर जो है दुबई में हमने किया हुआ था, जो उनका जिस होटल में वो ठहरे हुए थे अरशद, तो उसका इंतज़ाम सारा हमने किया था। अब ये है कि वकार जो है वो एक लिहाज से वो ARY के लिहाज से भी बड़ा ग्रीव्ड फील करता है। ठीक। वो कहता है जी कि इन्होंने ख़ुद तो जो अरशद की जो सेकंड वाइफ है उसके ज़रिए कोई अपने हक़ में एक स्टेटमेंट चलवा ली कि जी ARY को एक क्लीन चिट के लिए, लेकिन उसके बाद ARY ने मेरा भी मीडिया ट्रायल किया है वकार का कि ये पता नहीं उसमें मुलव्वस है, शकूक व शुबात के इजहार किए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो सलमान इकबाल है उसने अपनी स्टेटमेंट में जो रिकमेंड किया है, उसने ये कहा है जी कि ये वकार का और राना सनाउल्लाह का आपस में लिंक एक्सप्लोर करें, ये हो सकता है कि इनका आपस में लिंक हो। ठीक है। अच्छा। उसने जो है बात वो दूसरी तरफ उस जो क्या नाम है सलमान इकबाल, ये उसका टेलीफोनिक इंटरव्यू है, क्योंकि वो इस टाइम इधर नहीं था, पता नहीं कि लंदन में या न्यूयॉर्क में उधर ये ट्रैवल कर रहे थे। तो ये वाली चीज़ें जो हैं आई हैं। एक और जो एक सलमान इकबाल के बयान के हवाले से जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको एक कोई बेरब्त कोई की नज़र आया ना, वो ये है, वो कहते हैं जी कि बकौल सलमान इकबाल के वो उस टाइम की मीटिंग में थे जब वो उनके जो एम्प्लॉई हैं वासिल, उसने राब्ता करके बताया कि ये वाक़या हो गया, उसको वकार ने बताया था। तो उसने कहा कि मैंने को पूरी बात नहीं सुनी, शायद उस टाइम उसने कहा जी ये ज़ख्मी हुए हैं, तो उसने कहा कि मैं किसी मीटिंग में था, तो मैं उधर से फ़ारिग हुआ हूँ, तो फिर मैंने राब्ता किया है, तो फिर मुझे पूरी बात का पता चला है। तो तकरीबन कोई ये अरशद के मर्डर के बाद कोई 3-4 घंटे बाद मेरे नॉलेज में ये बात आई है। दूसरी तरफ ये है कि इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि ये बयान इसलिए कोई एक इसमें बेरब्तगी ये है कि इन्होंने इधर फ़ौजी क़यादत को पाकिस्तान में उसके मर्डर के तकरीबन आधे घंटे बाद बता दिया था कि ये वाक़या हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा अगर ये उन्हें 3-4 घंटे बाद पता चला है, तो इधर आधे घंटे से बता रहे हैं, या तो इनकी कोई टाइम की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। ओवरऑल जो उनकी एक फाइंडिंग है, जो वो अभी तक वो ये समझते हैं कि ये एक ऐन मुमकिन है कि ये एक ट्रांसनेशनल क्राइम है, कि जिसमें सिर्फ कीनिया ही इन्वॉल्व ना हो, दूसरे मुल्क जो हैं वो भी हो सकते हैं, उन मुल्कों में पाकिस्तान भी हो सकता है। ठीक है, कि इधर से और कोई राब्ता हो। और ओवरऑल वो ये समझते हैं कि जो जिस तरह FIRs हुई थी, अरशद एक थ्रेटन तो फील कर रहे थे, तो लिहाजा वो उनका एक मुल्क से भागना जो है, यानी कि एक जेन्युइन एक फियर की एक अलामत भी है। FIR के हवाले से भी मेरे में लिखा हुआ है कि एक SHO ने टीम को बताया कि ISI के कुछ ऑफिसर्स थे, वो FIRs करवाते रहे। ये रिपोर्ट में उन्होंने कोई इस तरह की बात भी की हुई है। अच्छा, इसमें हाँ, यानी कि वो ये था कि जो उधर कराची में एक थाना है, उसमें SHO की मदईयत में FIR हुई। ठीक। तो जब SHO को पूछा गया तो उसने कहा जी कि मुझे ISI वालों ने कहा था कि इस पर FIR करें कि ये बातें कर रहे हैं। अच्छा एजाज, वैसे अगर FIR के तनाज़र में हम चीज़ों को देखें ना, इसको अगर हम थ्रेट के तौर पर कंसिडर करें, तो इसमें मुझे ये नहीं लगता कि ज़रूरी है FIR का मतलब है कि को मर्डर प्लान था। जी जी, क्योंकि ये जिस तरह हम पे पहले लोगों पर हुई हैं, जिस तरह अमीर शकील रहमान साहब पर हुई है FIR, ये हरासमेंट का एक पुराना तरीका है कि लोगों को हरास करने के लिए मुख्तलिफ जगह पर FIRs होती हैं। वो जब जियो के खिलाफ मामला चल रहे थे, नजम सेठी साहब जो है, यानी कि उन पर होती रही हैं, हामिद मीर साहब जो है उन पर होती रही हैं, अबसार साहब पर जो है वो हुई। चले अबसार साहब पर तो बाद में अटैक भी हो गया, और फिर ये इमरान रियाज जो हैं, जो PTI के हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो है इसमें जो क्वेश्चन मार्क तो डेफिनेटली मौजूद है। उसमें उन्होंने एक बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा जी कि अरशद जो है वो ज़्यादातर खामोश रहता था,
और वो परेशान भी था, यानी कि वो उसकी जो है ना एक खुशी की मूवमेंट यही होती थी कि अगर वो समझे कि मैं किसी तरह पाकिस्तान जा रहा हूँ। ठीक बात। तो उसने बताया कि एक स्टेज पे उसने बताया कि मैं जो है दिसंबर तक पाकिस्तान चले जाना है और बोल टीवी में मेरी बात हो गई है, तो मैंने जाकर प्रोग्राम शुरू करना है। ठीक बात है, ठीक है। बात। अच्छा, बाकी हाँ, बाकी उनकी फैमिली ने जो इनसे बताया, उन्होंने कहा जी कि इनका ब्रिगेडियर शफीक के साथ रब्ता था, जो ISPR में उनके साथ इसका अच्छा एक दोस्ती थी, और जो आसफ गफूर हैं जो फार्मर DG ISPR हैं, उनके साथ भी इनका एक अच्छा तल्लक था। बाकी जो सियासतदान है उसमें उन्होंने मुराद सईद का जिक्र किया हुआ है कि मुराद सईद के साथ उनके अच्छे मुरासम थे। ठीक ठीक। अच्छा, इसमें ना एक आगे काम भी हुआ कि वो जो उनकी वालदा मोहतरमा है, उन्होंने जो FIR के लिए दरख्वास्त दी है चीमा साहब, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, कि वो नॉमिनेट किसको कर रही हैं? फार्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, ISI के सीनियर लोगों को, मेरे हाल में DG भी हैं, DGC हैं, और उसमें सेक्टर कमांडर हैं, कुछ कर्नल हैं, इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर हैं, उन लोगों को भी उन्होंने नॉमिनेट किया हाँ, है कि अभी जो उन्होंने चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दी है। जी, चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दी है। अच्छा, अब ये इन्होंने जो एप्लीकेशन है ये दी है, और इसके साथ चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा वो हमने भी अब बात बता दी है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं और मतीला जब इनकी वालदा से मिलने गए थे, तो वहाँ पर इनकी वालदा ने एक बात कही थी, और वजारत दाखिला के जो लोग गए थे उनको भी उनकी वालदा ने कही थी कि मेरा जो बेटा है वो रशिया में गया था, तो CIA भी उसके खिलाफ हो सकती है। ये उनकी वालदा ने ये बात कही है इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल। ठीक है। अब अच्छा, अब ये भी है ना कि जिस तरह आपने ये बात की ना कि बाज़ का असल में लोग भी तो कह रहे होते हैं जी कि ये किसी, जिस तरह एक अगर आप किसी इंटेलिजेंस के बंदे को पूछें तो वो जो एक पॉपुलर थ्योरी चल रही है वो इसको इस तरह काउंटर करेगा कि जी नहीं, को होस्टाइल एजेंसीज भी हो सकती मैं हैं। आज इत्तेफाक से उमर एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, वो अभी सियासत में आ रहे हैं, वो बड़े सियासत में एक्टिव हैं, तो मैंने आज उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार बताएं आपकी क्या सिलसिला है, अब तो आप सियासत में भी आप खुल के बताएं। अच्छा, आपके यार हैं वैसे वो? उमर साहब, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको इंटरव्यू कर लूँ। अच्छा, ठीक है, तो वो मेरे किसी वाले से ताकि यारी ख़त्म हो जाए हैं? ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप बताएं आपकी असेसमेंट क्या है। तो कहते हैं जी मेरी असेसमेंट को आप लोग ना मानेंगे नहीं। मैंने कहा फिर भी आप राय तो दीजिए। कहते हैं जी मेरे तो ख्याल है कि रॉ ने किया है। तो अब वो मैंने कम से कम उस बात अच्छा, को वैसे ये है कि मैं इसको ना बाज़ का डिसमिस नहीं करता, मैं इसको एज ए पर्सपेक्टिव लेता हूँ। हाँ, कि आप एक जिस इन्वायरमेंट में करते हैं ना, यानी कि उनका जो एक सिक्योरिटी का एक पैराडाइम है, जो एक अप्रोच है, जी हाँ, पर्सपेक्टिव है, उसमें वो देखते ही फॉरेन एजेंसी को। जी जी इवन जो ये सलीम शहजाद का केस है, जी हाँ जी, आज तक कई लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं जी कि ये CIA ने काम किया। मेरे ये दिमाग में ये बात नहीं हालांकि बैठती। रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अब ये बातें नहीं करते। तो खैर, वो जो रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि जी ये रॉ का काम हो सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तान में इन्वायरमेंट ऐसा कायम कर रहे हैं। ये उनकी ओपिनियन थी, मैं इसको खैर इतनी वेट नहीं देता, लेकिन डिसमिस भी नहीं कर सकते। यू नेवर नो क्या है, वी डोंट नो। लेकिन मैं इसको ज़्यादा वेट पर्सनली नहीं देता। कल कल कोई ऐसी एविडेंस निकल आए तो मुझे नहीं पता है इस बात का, लेकिन आई डोंट नो। लेकिन चीमा साहब, ये जो नाम उनकी वालदा ने लिए, आर्मी चीफ का, DG का, DGC का, सेक्टर कमांडर का, और बाकी एक कुछ ऑफिसर्स का, ये उन्होंने लिए। शी हैज़ द राइट, क्योंकि वो एक एग्रीव्ड पार्टी है। लेकिन मैं फ्रैंकली समझता हूँ उमर चीमा साहब कि ये जो केस है ना अरशद शरीफ का, ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन डे बाय डे इट इज़ बीइंग पोलिटिसाइज्ड। हाँ, डेफिनेटली। अब जब भी बड़े नामों को नाम आप डाल देते हैं FIR में या एप्लीकेशन में डाल देते हैं, तो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं वो भी एक कदम पीछे हट जाते हैं, और वो भी एक अच्छा एजाज, इसमें जो है ना एक तो ये चीज़ है कि जो एक ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जब इन लोगों को सबको अप्रोच किया उनके बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए कि आपको कभी अरशद ने जिक्र किया, तो उसमें उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि जिक्र किया। इवन जो उनके वकील हैं उनको भी FIR को ही वो एक एविडेंस के तौर पे पेश करते थे कि उनको थ्रेट्स हैं। ठीक बात, ठीक है, लेकिन
कोई ऐसा उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया कि किसी ने आके इस तरह से थ्रेट किया हो। जी हाँ। अल्लाह बेहतर जानता है, हो सकता है बाज़ औक़ात ये भी होता है कि लोग पहले खौफ के आलम में होते हैं और को वक्त गुजरने के साथ साथ जो उनके पास इंफॉर्मेशन आती हैं डायरेक्ट उनको जानते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन उनके नॉलेज में होती हैं, या बाज़ औक़ात कोई और बंदा उन तक वो कन्वे कर रहा होता है कि मेरे से अरशद ने ये बात की थी। ऐन मुमकिन है कि कोई इस तरह का एलिमेंट हो। नहीं, लेकिन मैं जो उमर कहना चाह रहा हूँ ना, वो बात ये कह रहा हूँ कि ये जिन लोगों के नाम उनकी वालदा ने लिए, उनका बिल्कुल राइट है कि वो जिसको मर्जी नॉमिनेट करें, कोई सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, जिसको मर्जी नॉमिनेट करें। अब इन नामों को क्या किया जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रो पीटीआई जो लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो कि जो मिलिट्री की इस्टेब्लिशमेंट जो जनरल बाजवा की क़यादत में इस्टेब्लिशमेंट थी उसके खिलाफ है। मिसाल के तौर पे एक साबित मेजर है आदिल राजा, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, आजकल लंदन में है और बड़े वीलॉग कर रहे हैं, मिलिट्री के अंदर की बात बताने की कोशिश करते हैं, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है। उनका मैं ट्वीट देख रहा था, तो वो उन्होंने तो नॉमिनेट कर दिया। अच्छा, अब उसको रीट्वीट भी मिल रहे हैं, पीटीआई के हमारे जो दोस्त हैं वो रीट्वीट कर रहे हैं, और उन्होंने एक इस कंक्लूजन पे पहुंचा दिया कि ये कत्ल इन लोगों ने किया है। ये मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती है इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के साथ, कि आप किसी का भी नाम ले लें, और ये वही एग्जैक्टली ज्यादती है जो बेनजीर भुट्टो साहबा के कत्ल के साथ हुई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन के साथ हुई थी। बस इजाज उसमें यही होता है कि इसका जो एक नुकसान होता है ना, वो ये भी होता है कि कई ऐसे कोई न्यूट्रल एलिमेंट्स होते हैं कि जो पहले आपके साथ सिंपथाइज़र भी होते हैं, बाद में उनको लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा एक पोलिटिसाइज हो रहा है, उनका इंटरेस्ट भी कम होता है। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है कि इसमें मेरे ख्याल कि हमारे जो आर्मी है या एजेंसीज है उनके लिए भी सबक है कि उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड कोई क्लियर उनका भी नहीं है कि वो माजी में कोई इस तरह के वाक़यात में, हरासमेंट में, बंदे उठाने में, अगवा में, तशद्दुद में वो इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा अगर ये इस मामले में अगर वो समझे भी कि उनका कोई ऐसा रोल नहीं है, हाँ ये ज़रूर था कि वो अरशद जो है वो उनके ख़िलाफ़ था, और वो भी है अरशद काफ़ी हद तक जो है ना वो आगे जाते थे, तो उन्होंने कोई वो FIR के जरिए अगर ये भी मान लिया जाए कि उन्होंने FIRs करा के ही रिएक्ट किया है, तो ये जो दूसरा एलिमेंट है या जो परसेप्शन है इसको भी ख़त्म होते टाइम लगेगा। नहीं उमर जीमा, पैटर्न है ना, एक माजी का एक रिकॉर्ड है कि ये सारे काम ये करते रहे, तो जब ये रिकॉर्ड है तो फिर ये इल्ज़ाम भी उनके ऊपर लगेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव बात ये है कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी उनकी वालदा ने नाम ले दिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट करें। इसको पोलिटिसाइज करने से नुकसान किसका होगा? अरशद शरीफ की कत्ल की इन्वेस्टिगेशन का नुकसान होगा। मेरा ये पॉइंट है। तो चीमा बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने उमर चीमा की जो मालूमात हैं वो सुनी है, और जो कि बेस करती हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कि आपके सामने आया है। FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 अफसरान उमर शाहिद और डॉक्टर अतर वहीद, इन्होंने मैं कहूँगा अच्छा काम किया है। नो डाउट कि उन्होंने अच्छा काम किया है, डरे नहीं है, नाम लेने से घबराए नहीं है। जहाँ पर कोई कहीं पे किसी ताकतवर का नाम लेना उन्होंने बिल्कुल लिया, भरपूर तरीके से लिया है। फैक्ट्स हमारे सामने बयान कर दिए हैं, इस पर तहकीकात क्या होंगी ये हम सारे देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि कमेंट्स ज़रूर करिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए, और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, कोई एविडेंस है या कोई किसी और मामले पर कोई मालूमात हैं, एविडेंस हैं, तो हमारा ईमेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ईमेल हमें कीजिए। हम आपका नाम सगैराज में रखेंगे और पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि अगर वाकई उसमें कोई जान है जो आपके पास मालूमात है तो हम उसको पब्लिक में लेके आएँ। उमर चीमा को और एजाज़ सईद को इजाज़त दीजिए।